गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। आज की इस वीडियो में पत्र के स्थायी भाग का जो टॉपिक बचा हुआ है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने शीर्षक, तारीख और आंतरिक पता इन तीनों चीज़ों के बारे में वीडियो में बता दिया गया है और अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ भी लिया है। शीर्षक, तारीख और इनसाइड एड्रेस मीन्स आंतरिक पता, ये 3 टॉपिक हो गए थे। और आज की इस वीडियो में पॉइंट नंबर 4 है संबोधन। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आंतरिक पते के पश्चात एक लाइन छोड़कर बाईं ओर के हाशिए के पास यथा योग्य सूचक संबोधन अर्थात स्वागत सूचक शब्द लिखा जाता है। जैसे ही आंतरिक पता पूरा होता है, सपोज दैट मान लीजिए ये पत्र है, पत्र में आंतरिक पता इस तरफ आता है, बीच में यहाँ पे शीर्षक होता है, यहाँ लिखने वाले का एड्रेस होता है, यहाँ तारीख होती है और आंतरिक पता यहाँ पर आता है। आंतरिक पता के ठीक नीचे एक लाइन छोड़कर संबोधन लिखा जाएगा, स्वागत सूचक शब्द, जैसे श्रीमान, आपने कई बार लिखा भी होगा, फिर कॉमा लगा के फिर विषय लिखते हैं, यही होता है संबोधन। सामान्य प्रणाली अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत का प्रारंभ, सामान्य यदि हम जनरल बात करें तो किसी व्यक्ति के साथ हम बातचीत का शुरुआत कैसे करते हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। जब हम किसी से मिलते हैं तो बातचीत का प्रारंभ भी ऐसे होता है। हिंदी में कैसे हो इत्यादि से दिया गया स्वीकार किया जाता है। ये तो आम बोलचाल हो गई, लेकिन पत्र का जो मुख्य हार्द है, पत्र का जो मुख्य भाग है, अब बाद में प्रारंभ होने के कारण पत्र का जो मुख्य भाग है वो क्या होता है, संबोधन के बाद आता है। संबोधन के बाद में आने के कारण वह पहले पत्रवाचक को यथा योग्य संबोधन करना ठीक माना जाएगा। यानी सबसे पहले उसे स्वागत सूचक शब्द देना होगा, स्वागत करते हुए एक संबोधित करना होगा। यह उस संबोधन में डियर सर, डियर मैडम, डियर मिस्टर सूरी, माय डियर मिस्टर ठाकुर ऐसा हो सकता है। यह याद रखना चाहिए कि आंतरिक पते में यदि किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख हो तो संबोधन में डियर या हिंदी में प्रिय के पश्चात ही नाम लिखना चाहिए। याद रखिए कि यदि पते में आंतरिक पता लिखते समय किसी व्यक्ति का नाम है तो पहले संबोधन लिखकर व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा। जैसे यदि मान लो अमन मिश्रा नाम है तो पहले श्रीमान, उसके बाद अमन मिश्रा नाम आएगा। ये तो हमने आंतरिक पता में ऊपर पढ़ भी लिया। यदि किसी का नाम का उल्लेख न हो, यदि किसी व्यक्ति का नाम का उल्लेख न हो और पद का उल्लेख हुआ हो तो सर, मैडम ऐसा संबोधन किया सकता है। हिंदी में श्रीमान, श्रीमती ऐसा संबोधन किया जाता है। नाम न हो, पद का उल्लेख किया गया हो तो श्रीमान, श्रीमती ऐसा उल्लेख कर सकते हैं। जब पत्र किसी समूह को संबोधित करके लिखा जाए, समूह मतलब ग्रुप को जाए, तब अंग्रेजी में जेंटलमैन, जैसे आपने कई बार जो बाहर विदेशी नेताएं होते हैं उनके भाषण में आपने सुना होगा जेंटलमैन वर्ड, और हिंदी में श्रीमान ऐसा लिखा जाता है। यानी जब व्यक्ति समूह में हो और हमें पता ना हो, समूह में तो अलग अलग नाम लेके नहीं बोला सकता, व्यक्ति समूह में हो तो ऐसे में श्रीमान या जेंटलमैन का उपयोग किया जाएगा। ब्रिटिश पद्धति अनुसार संबोधन पश्चात अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। ब्रिटिश पद्धति में क्या है, जैसे श्रीमान लिखा, संबोधन के बाद किसका उपयोग किया जाता है? अल्पविराम का। जबकि अमेरिकन पद्धति अनुसार संबोधन के पश्चात महाविराम यानी कॉलन, यानी ये इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वाणिज्यिक पत्र में संबोधन द्वारा पत्र लेखक व पत्र प्राप्तकर्ता के बीच संबंध की घनिष्ठता जानी जा सकती है। मतलब यहाँ पे संबोधन के द्वारा एक महत्वपूर्ण बात यह है पत्र लिखने वाले और पत्र प्राप्त करने वाले दोनों के बीच क्या संबंध है, संबंध में कितनी घनिष्ठता है, इनके संबंध में कितनी जान है, इसको जान सकते हैं हम संबोधन के द्वारा। जैसे कि सरकारी संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार में एकदम व्यवहारिक सर, मैडम ऐसे संबोधन का प्रयोग होता है। पत्र प्राप्तकर्ता के साथ यदि मान लीजिए कि विशेष निकटता हो, कुछ ज़्यादा निकटता हो तो डियर सर, डियर मैडम
ऐसे संबोधन का प्रयोग होता है। पत्र प्राप्तकर्ता के साथ एकदम विशेष निकटता रहा हो तो माय डियर खान ऐसे संबोधन का प्रयोग होता है। यानी हम संबोधन के द्वारा ये जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के बीच की जो संबंध है कितनी घनिष्ठ है। हिंदी में सामान्य रूप से श्रीमान, श्रीमती, साहब श्री, मेहरबान श्री, महोदय, महाशय जैसे संबोधन का प्रयोग किया जाता है। पत्र का संबोधन पत्र के अंत में कौन सा शुभेच्छा दर्शक समापन लिखा जाएगा वह निश्चित करता है। जैसे हमने पत्र के संबोधन में यदि सर, मैडम लिखा है तो हमें इसी पर से ये आइडिया आएगा कि इसका शुभेच्छा दर्शक समापन जो हम पत्र के लास्ट में नहीं लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी, आपका विद्यार्थी, ये सब जो लिखते हैं वही होता है शुभेच्छा दर्शक समापन। यानी पत्र का संबोधन पत्र के अंत में शुभेच्छा दर्शक समापन कैसा होगा वह निश्चित करेगा। अब आता है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पत्र का मुख्य भाग, बहुत जरूरी चीज़। बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र आप लिखते हो तो पत्र के कितने भाग हैं और कौन कौन से भाग में करके पत्र को लिखना चाहिए वो हम यहाँ समझेंगे। संबोधन पश्चात तुरंत पत्र का मुख्य भाग प्रारंभ होता है। यानी संबोधन के बाद तुरंत पत्र का मुख्य भाग, मुख्यांश आता है। इसे पत्र का हार्द यानी पत्र का हार्ट, पत्र का हृदय कहते हैं। यह मुख्यांश समान रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पत्र का जो मुख्य भाग है वो पत्र का हृदय कहा जाता है, क्योंकि यहीं से मार्क्स मिलता है और यहीं आप रीजन बताते हो आपने पत्र क्यों लिखा है। तो जनरली इसे कितने भागों में बांटा गया? पत्र के मुख्य भाग को 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम भाग, मध्य भाग एवं अंतिम भाग। प्रथम भाग को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में मतलब अपना पत्र लेखक जो है अपना परिचय देता है। प्रारंभिक भाग सामान्य रूप से पहले पत्र व्यवहार या बातचीत का संदर्भ बताता है, अथवा पत्र लेखक यानी पत्र लिखने वाला सामान्य परिचय देता है और पत्र को एक कड़ी बांधने में सहायक होता है। यानी जो पत्र का प्रारंभिक भाग है इसे सामान्य बातचीत के बारे में बातचीत होती है, या फिर पत्र लिखने वाला अपना सामान्य परिचय देता है कि मैं, जैसे अगर मैं मान लो बैंक में खाता खुलवाना चाहता हूँ उस संदर्भ में, या बैंक में खाता बंद कराना चाहता हूँ, मेरा बैंक में खाता है बंद कराना चाहता हूँ, तो मैं किस प्रकार बैंक के मैनेजर को पत्र लिखूँगा। पहले अपना परिचय दूंगा कि मैं मनीष राय आपके बैंक में पिछले 10 सालों से इस अकाउंट नंबर का बचत खाता धारक हूँ और कई वर्षों सेवा का लाभ ले रहा हूँ, मतलब अपना परिचय दूंगा। पत्र में का जो मुख्य भाग होता है, प्रथम भाग, वो होता है परिचय, यानी पत्र लेखक अपना परिचय देता है और पत्र को एक कड़ी बांधने में सहायक हो। इस प्रकार पत्र का एक दूत का कार्य योग्य रूप से पूरा करता है। यानी जो ये प्रथम भाग है तो ये एक दूत का काम करता है, योग्य रूप से पत्र को पूरा करता है। अब आता है मध्य भाग, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। दूसरा भाग मुख्य भाग होने से यह पत्र का हृदय समान है। एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ सकता है, जो दूसरा भाग है वो पत्र का क्या है? पत्र का हृदय माना जाता है। यहीं पर किस लिए पत्र लिखा गया है वो रीजन और कारण यहाँ बताया जाता है। क्यों पत्र लिखा रहे हो आप, क्यों पत्र लिखा जा रहा है, वो चीज़ मध्य भाग में बताई जाती है। यहाँ पत्र के विषय संबंधित बात व्यवस्थित रूप से लिखी जाती है। यानी पत्र किस विषय के लिए है वो मध्य भाग में लिखा जाएगा। योग्य वाक्य संरचना का चुनाव करके व्यवस्थित रूप से बात लिखी जाती है, उसे स्पष्ट भाषा में लिखकर सूचना संचार का कार्य पूरा किया जाता है। यानी जो दूसरा भाग होता है यहाँ पर पत्र का जो विषय है उस विषय के बारे में व्यवस्थित लिखा जाता है, योग्य वाक्य का चयन करके व्यवस्थित रूप से बातें लिखी जाती हैं और स्पष्ट भाषा का उपयोग करके सूचना संचार पूरा किया जाता है। पत्र प्राप्तकर्ता को संपूर्ण विस्तृत सूचना प्रेषित करने हेतु मध्य भाग में से एक अधिक पैराग्राफ बनाकर या मुद्दों के स्वरूप में जानकारी की सूची बनाकर या फिर सारणी रचना द्वारा योग क्रम करके पत्र की जानकारी वाचक को इस प्रकार दी जाती है जिससे पत्रवाचक की रुचि बढ़े। इस प्रकार के उपाय इस विभाग में किए जाते हैं। यानी पत्र प्राप्तकर्ता को संपूर्ण विवरण, पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी मध्य भाग में यदि ज़रूरत लगे तो एक और पैराग्राफ बढ़ाकर जो भी मुद्दे के बारे में बातचीत हो रही है उस मुद्दे के स्वरूप में उसकी एक सूची बनाकर
जो विषय है उसकी अच्छे से सूची बनाकर लिख कर फिर सारणी में ज़रूरत हो टेबल बनाकर योग्य क्रम में व्यवस्थित रूप से लिखी जाएगी, लिखा जाना चाहिए, जिससे पत्रवाचक पत्र को पढ़ने में अपनी रुचि बढ़ाए। और इस प्रकार के उपाय इस विभाग में किए जाते हैं। यानी पत्र का जो मध्य भाग है वो पत्र का हृदय माना जाता है। आप जिस विषय के बारे में यहाँ लिखोगे वो विषय इतना व्यवस्थित लिखना है कि वाचक उसे पढ़ने में इंटरेस्ट ले, वाचक यानी पत्र प्राप्तकर्ता उसे पढ़ने में रुचि ले, ताकि आपका जो सूचना संचार है वो सफल हो सके। अब आता है अंतिम भाग, पत्र का अंतिम भाग। पत्र के तीसरे भाग में पत्र लेखक पत्रवाचक से क्या अपेक्षा रखता है। अंतिम भाग में पत्र के तीसरे भाग में पत्र लेखक यानी पत्र लिखने वाला पत्रवाचक यानी जो पत्र प्राप्त करता है उससे क्या अपेक्षा रखता है। जैसे मैंने पत्र लिखा इसको, तो मैं इससे क्या अपेक्षा रखता हूँ। जैसे यदि मैंने इसको लेटर लिखा है, कुछ चीज़ का मान लो अपने माल सामान के बारे में बताया ताकि ये मेरा माल सामान खरीदे, तो मैं अपेक्षा रखूँगा कि ये मेरा माल सामान खरीद ले जिससे मुझे फ़ायदा हो। तो पत्र लेखक पत्रवाचक से क्या अपेक्षा रखता है, ये तीसरे भाग में उसकी स्पष्टता के साथ पत्र समापन की दिशा में आगे बढ़ता है एवं पत्र प्राप्तकर्ता को संभावित ग्राहक में से वास्तविक ग्राहक बनाने का प्रयत्न करता है। अभी तो पत्र लिखा गया है, अभी वो हमारा संभावित ग्राहक है, संभावना लगता है, मतलब ऐसा कुछ लिखना है अंतिम विभाग में ताकि सामने वाले को अच्छा लगे, सामने वाले को इतना अच्छा लगे कि वो हमारा वास्तविक ग्राहक बन जाए, वो हमारा रेगुलर कस्टमर बन जाए, वो हमारे यहाँ से कुछ खरीदी करे। यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि अंग्रेजी में होने वाले पत्र व्यवहार में अंतिम पैराग्राफ या शुभेच्छा दर्शक समापन के लिए निम्नलिखित वाक्य लिखते हैं। यदि अंग्रेजी में पत्र लिखा गया है तो ये सब चीज़ें लिखी जाएंगी। थैंकिंग यू गलत रीत है, थैंक यू ये सही रीत है। अवेटिंग एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम यू ये गलत रीत है। अवेटिंग एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम यू आपके त्वरित प्रत्युत्तर की अपेक्षा। सही रीति क्या है? वी अवेट एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम यू हम आपके तरफ से दिए गए उत्तर का क्या करेंगे? इंतज़ार करेंगे। इस तरह लिखना है। हिंदी में अगर पत्र लिखा गया है तो आपके त्वरित प्रत्युत्तर की अपेक्षा से, यानी ऐसे लिख दीजिए कि आपके तुरंत प्रत्युत्तर की अपेक्षा हम रखते हैं कि जो भी मैंने पूछा आप तुरंत उत्तर देंगे, अथवा आभार सहसाभार इस प्रकार से लिखा जा सकता है। जो पत्र के लास्ट में लिखते हैं शुभेच्छा दर्शक समापन कि अगर आपने कंप्लेन किया है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि आप सहकार करके हमारा कार्य जल्दी कर सकते हैं। ये वाक्य पूर्ण न होने से पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम का उपयोग होता है। यह वाक्य यदि क्यों ये वाक्य पूरा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या इसका अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। जैसे थैंक यू लिख दिया तो अल्प विराम लग जाएगा। अनुकूल हो वहाँ तक हमें आपके त्वरित प्रत्युत्तर की अपेक्षा है, ऐसे लिख सकते हैं कि हमें आपके त्वरित मतलब तुरंत उत्तर देंगे ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। ऐसा पूर्ण वाक्य लिखना चाहिए, अथवा तो